नफरत के खिलाफ आवाज आखिर कब जागेगा हिंदुस्तान। एक सवाल संविधान से, एक सवाल सियासत से और एक सवाल हम सब से। मैं हूं सैयद अरमान और आप देख रहे हैं गोल्डन टाइम न्यूज। भारत सिर्फ एक देश नहीं है, भारत एक ऐसा विचार है जिसकी बुनियाद बराबरी, इंसाफ, आजादी और भाईचारे पर रखी गई है। हमारे संविधान ने हर नागरिक को बराबरी का अधिकार दिया है। किसी इंसान के साथ उसकी जाति, धर्म, भाषा या पहचान की वजह से भेदभाव करना संविधान की भावना के खिलाफ है। छुआछूत को हमारे संविधान ने अपराध माना। भेदभाव के खिलाफ कानून बनाए गए। हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया। लेकिन सवाल ये है, अगर संविधान में बराबरी है तो समाज में गैर बराबरी क्यों है? अगर छुआछूत कानूनी जुर्म है तो आज भी उसके अलग अलग रूप हमारे सामने क्यों दिखाई देते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर हिंदुस्तान मोहब्बत और भाईचारे की जमीन है तो नफरत इतनी तेजी से क्यों होती जा रही है? हल्द्वानी की घटना ने फिर एक पुराना सवाल खड़ा कर दिया है। 8 अगस्त 2026 को हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक राजनीति सभा को संबोधित किया। इसके बाद उसी स्थान पर श्री राम सेना से जुड़े लोगों द्वारा हवन और शुद्धिकरण किए जाने की खबर सामने आई। कांग्रेस ने इसे जातिगत भेदभाव से जोड़ते हुए सवाल उठाया, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे दलित समुदाय से आते हैं। खड़गे ने इस मामले को संसद में उठाते हुए इसे अपने अपमान और दलित के खिलाफ भेदभाव से जोड़कर देखा। वहीं बीजेपी की तरफ से जेपी नड्डा ने इस घटना को पार्टी का संबंध होने से साफ इनकार किया और जांच की बात कही। दूसरी तरफ बीजेपी से जुड़े लोगों की तरफ से ये तर्क भी सामने आया कि कांग्रेस की सब सभा के दौरान कथित तौर पर ऐसे नारे लगाए गए थे जिनसे धार्मिक भावनाएं आहत हुई और इसीलिए कांग्रेस इस मामले को राजनीतिक रंग दे रही है। अब यहां मेरा सवाल किसी एक पार्टी से नहीं, सवाल हम सब से है। अगर किसी इंसान की जाति की वजह से उसके बाद किसी जगह को शुद्ध करने की सोच सामने आती है तो ये गलत बात है, बहुत गलत। और अगर ऐसा वास्तव में जाति के आधार पर किया गया तो ये उस भारत की तस्वीर नहीं हो सकती जिसकी कल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी। इसका विरोध होना चाहिए, पूरी ताकत से होना चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ इस घटना पर आवाज उठाना ही काफी है? सवाल यह है कि आवाज सिर्फ एक तरफ क्यों? यहीं से असली बहस शुरू होती है। अगर किसी दलित नेता के साथ जाति के नाम पर भेदभाव गलत है तो किसी मुसलमान के साथ उसके धर्म की वजह से भेदभाव भी गलत है। अगर किसी दलित की बेइज्जती संविधान के खिलाफ है तो किसी मुसलमान की धार्मिक पहचान, उसकी मस्जिद, उसका कब्रिस्तान, उसकी इबादत की जगह के साथ अन्याय भी संविधान की भावना के खिलाफ है। इंसाफ का पैमाना एक होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि जिस अन्याय से हमारा राजनीतिक फायदा हो हम उस पर जोर से बोलें और जिस अन्याय पर बोलने से हमारा अपना राजनीतिक या सामाजिक नुकसान हो सकता है हम वहां खामोश हो जाएं। यही दोहरा रवैया समाज को अंदर से कमजोर कर देता है। उत्तराखंड से ही एक और सवाल। आज उत्तराखंड जब भी किसी जगह पर खड़गे की सभा के बाद शुद्धिकरण की खबरें सामने आती है तो राष्ट्र स्तर पर बहस शुरू हो जाती है और होनी भी चाहिए। लेकिन इसी उत्तराखंड में मुसलमानों की धार्मिक जगहों, मस्जिदों और कब्रिस्तान से जुड़े विवादों पर भी सवाल उठते रहे हैं। कई जगहों पर धार्मिक स्थलों को लेकर कार्रवाई और अतिक्रमण के आरोप सामने आए हैं। मुसलमानों की तरफ से ये शिकायत भी सामने आती रही है कि सार्वजनिक स्थानों पर नमाज को लेकर उन्हें रोका गया या सवाल खड़े किए गए। तो फिर ये सवाल उठता है, क्या संविधान की चिंता सिर्फ उस समय होगी जब मामला हमारे राजनीतिक हित में होगा? कुछ समय पहले मसूरी में स्वतंत्रता सेनानी अब्बास तैयब जी की कब्र जिस कब्रिस्तान में है, इस पर बुलडोजर चल गए थे। अब्बास तैयब जी कोई मामूली नाम नहीं थे, वह उस आजादी की लड़ाई का हिस्सा थे जिसके लिए इस देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और हर समुदाय के लोगों ने मिलकर कुर्बानियां दी थी। अब्बास तैयब जी गांधी जी के करीबी सहयोगी और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख व्यक्तियों में रहे। उनका निधन मसूरी में हुआ और उनकी कब्र वहीं है। तो सवाल है, क्या हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की विरासत भी हमारी सियासत की सुविधा के हिसाब से याद की जाएंगी? कांग्रेस से भी सवाल, ये सवाल बीजेपी से है तो कांग्रेस से भी है। कांग्रेस ने हल्द्वानी के मामले में आवाज उठाई, अच्छी बात है,
जातिगत भेदभाव के खिलाफ आवाज उठना ही चाहिए, लेकिन कांग्रेस को यह भी देखना होगा कि देश के दूसरे हिस्से में जब अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय के आरोप लगते हैं तो उसकी आवाज कितनी मजबूत होती है। क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष का काम केवल सत्ता पक्ष की गलती गिनना नहीं है, विपक्ष का काम यह भी है कि वह हर नागरिक के अधिकार की रक्षा करे, चाहे वह नागरिक दलित हो, मुसलमान हो, आदिवासी हो, सिख हो, ईसाई हो या किसी भी दूसरे समुदाय से हो। ये सवाल मुस्लिम संगठन से भी है। जो संगठन छोटी छोटी बातों पर धरने देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बयान जारी करते हैं, उन्हें भी तय करना होगा कि उनका संघर्ष सिर्फ अपने संगठन की विजिबिलिटी के लिए है या सच में इंसाफ के लिए। अगर किसी मुस्लिम की मस्जिद टूटती है, अगर किसी कब्रिस्तान को लेकर विवाद होता है, अगर किसी धार्मिक स्थल पर कार्रवाई होती है, अगर किसी आम मुसलमान को उसकी पहचान के कारण अपमानित किया जाता है, तो क्या आवाज सिर्फ इसलिए नहीं उठेगी कि उससे कोई राजनीतिक फायदा नहीं मिल रहा? ये सवाल इसलिए भी और अहम हो जाता है क्योंकि मसूरी के कब्रिस्तान के मामले में ये सभी संगठन खामोश नजर आ रहे हैं। अगर इंसाफ की आवाज में भी नफा नुकसान देखा जाने लगे तो फिर इंसाफ बचती कहां है? नफरत की आग किसी एक घर तक नहीं रहती। एक बात हमें समझनी होगी, नफरत की आग बहुत अजीब होती है। जब यह शुरू होती है तो पहले लगता है ये तो दूसरों के खिलाफ है, फिर धीरे धीरे वही आग हमारे दरवाजे तक पहुंचती है। आज अगर किसी दलित के साथ भेदभाव होता है और हम कहते हैं हमें क्या, तो कल किसी मुसलमान के साथ भी होता है तो हम कहते हैं हमें क्या। परसों किसी आदिवासी के साथ होता है, हमें क्या। फिर किसी सिख, किसी ईसाई, किसी गरीब, किसी कमजोर के साथ होता है, हमें क्या। और एक दिन यही सवाल हमारे सामने खड़ा हो जाता है, तब शायद हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं बचता। क्योंकि जिस समय दूसरों के अधिकार छीने जा रहे थे, हम खामोश थे। नवाज देवबंदी का शेर आज और भी ज्यादा मौजू लगता है। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप है, अगला नंबर आपका है। ये सिर्फ एक शेर नहीं, ये हमारे समाज के लिए चेतावनी है। आज अगर किसी और के घर में आग लगी है और हम तमाशा देख रहे हैं, तो ये मत समझिए कि हवा हमारे घर तक नहीं आएगी। सवाल बीजेपी से है, कांग्रेस से भी है। बीजेपी अगर कहती है कि वह ऐसी किसी जातिगत सोच का समर्थन नहीं करती, तो उसे ऐसे मामलों में जांच और कार्रवाई को गंभीरता से लेना चाहिए। कांग्रेस अगर कहती है कि वह संविधान और सामाजिक बराबरी की लड़ाई लड़ती है, तो उसे हर समुदाय के साथ होने वाले भेदभाव पर समान मजबूती से बोलना चाहिए। और बाकी राजनीतिक दलों से यह समझना होगा कि समाज को बांटकर मिलने वाला वोट बहुत छोटा फायदा है, क्योंकि उस राजनीति की कीमत आने वाली पीढ़ियां चुकाती हैं। ये गांधी, नेहरू, पटेल और आजाद का हिंदुस्तान नहीं बन सकता। आजादी की लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों को हटाने की लड़ाई नहीं थी, वह इस बात की लड़ाई थी कि हिंदुस्तान में इंसान को इंसान समझा जाए। किसी की जाति उसकी इंसानियत से बड़ी ना हो, किसी का धर्म उसके नागरिक अधिकार से बड़ा ना हो, और किसी की भाषा उसके सम्मान में बाधा ना बने, और किसी की राजनीतिक पहचान उसके संवैधानिक अधिकार को तय ना करे। आज अगर हम उसी देश में फिर से जाति और धर्म के नाम पर एक दूसरे को बांटने लगे, तो हमें खुद से पूछना होगा, क्या हमने आजादी की असली कीमत समझी? आज की कांग्रेस पर एक बड़ा सवाल, अगर कांग्रेस के बारे में ये कहना कि वह आज बिल्कुल वही कांग्रेस नहीं है जो गांधी, नेहरू, पटेल और मौलाना आजाद के दौर में थी, ये राजनीति बहस का एक विषय हो सकता है। लेकिन एक बात साफ है, आज की राजनीति में हर पार्टी पर यह दबाव है कि वह अपने विरोधियों की बनाई हुई राजनीति जमीन पर ना खेले। कांग्रेस हो या बीजेपी, किसी भी पार्टी को समाज में नफरत का इस्तेमाल वोट के लिए नहीं करना चाहिए, और किसी भी पार्टी को यह नहीं सोचना चाहिए कि अगर आज नफरत से उसे राजनीतिक फायदा मिल रहा है तो कल भी सब कुछ उसके नियंत्रण में रहेगा। अब फैसला जनता को करना है, हिंदुस्तान की जनता को भी फैसला करना होगा। हम किस तरह का देश चाहते हैं,
ऐसे देश जहां हर चुनाव के साथ एक नया दुश्मन पैदा किया जाए, या एक ऐसा देश जहां सरकारें बदले, पार्टियां बदले, नेता बदले, लेकिन संविधान और इंसान की इज्जत ना बदले। हम ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं जहां मंदिर सुरक्षित हो, मस्जिद सुरक्षित हो, गुरुद्वारा सुरक्षित हो, चर्च सुरक्षित हो, कब्रिस्तान सुरक्षित हो और सबसे बढ़कर इंसान सुरक्षित हो। नफरत को हराने का रास्ता क्या है? रास्ता बहुत आसान है। जब किसी दूसरे समुदाय के साथ गलत हो तो आवाज उठाइए। जब किसी दलित के साथ भेदभाव हो, आवाज उठाइए। जब किसी मुसलमान के साथ अन्याय हो, आवाज उठाइए। जब किसी आदिवासी का अधिकार छीना जाए, आवाज उठाइए। जब किसी गरीब के साथ ज्यादती हो, आवाज उठाइए। और जब आपकी अपनी पार्टी गलत हो, तब भी आवाज उठाइए। क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी वफादारी किसी पार्टी से नहीं होती, सबसे बड़ी वफादारी संविधान से होती है। आखिर में हमारे बुजुर्ग ने इस मुल्क की आजादी के लिए कुर्बानियां दी थी। उन्होंने ये कुर्बानियां इसलिए नहीं दी थी कि एक दिन हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान से डरे, मुसलमान हिंदू से डरे, दलित किसी ऊंची जाति से डरे, गरीब अमीर से डरे, या इंसान इंसान से डरे। उन्होंने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जहां हर नागरिक सिर उठा के जी सके। इसीलिए आज जरूरत है कि हम अपने अपने छोटे फायदे से ऊपर उठें, अपनी पार्टी से ऊपर उठें, अपने संगठन से ऊपर उठें, अपने धर्म और जाति की पहचान से ऊपर, और इंसानियत और संविधान की पहचान को रखें। क्योंकि नफरत का कोई धर्म नहीं होता, भेदभाव का कोई लोकतंत्र नहीं होता, और अन्याय किसी एक समुदाय का नहीं होता। आज अगर हम मिलकर नफरत के खिलाफ खड़े नहीं हुए तो धीरे धीरे एक एक करके सबकी बारी आएगी, और उस दिन शायद बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए आवाज उठाइए, दूसरों के लिए उठाइए, अपने लिए उठाइए, और सबसे बढ़कर उस भारत के लिए उठाइए जिसकी आजादी हमारे बुजुर्गों ने अपने खून और कुर्बानियों से हासिल की थी। क्योंकि नफरत किसी एक को नहीं जलाती, आखिरकार पूरा समाज उसकी आग में झुलसता है। और अगर हम इस देश को बचाना चाहते हैं तो हमें एक दूसरे को हराना नहीं है, नफरत को हराना होगा। जय हिंद। आप देख रहे थे गोल्डन टाइम न्यूज। मैं हूं आपका होस्ट सैयद अरमान।